गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसका नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले क्या सिलेबस को डिस्कस किया था, और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हमने आपको बताया था कि इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दिया था। और लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 1 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ देखने के बाद हमने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर 2 में एक ब्रीफ स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक छोटा सा स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, बिकॉज बीइंग ए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, यू आर द इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, एंड बीइंग ए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक का क्या हिस्ट्री है ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के क्लास में हम लोग अपने बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2 में हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1897। 1897 में इलेक्ट्रॉनिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आम पब्लिक के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स को 1897 में इंट्रोड्यूस किया गया, जब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जे.ए. फ्लेमिंग, उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिस डिवाइस का नाम था वैक्यूम डायोड, या फिर इसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब डायोड बोलते हैं। तो 1897 में जे.ए. फ्लेमिंग ने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था वैक्यूम डायोड और वैक्यूम ट्यूब डायोड, और वहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन इसमें आम लोगों के बीच में हुआ। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा एप्लीकेशन मेजर आउटब्रेक हुआ, मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, जिसको हम लोग ब्रेक थ्रू कहते हैं, वो 1906 में हुआ। मेजर ब्रेक थ्रू कब हुआ? 1906 में हुआ। 1897 में तो इंट्रोड्यूस हो गया, और 1897 के बाद 1906 में मेजर ब्रेक थ्रू हुआ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ली डी फॉरेस्ट, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था क्या? ली डी फॉरेस्ट, उन्होंने वैक्यूम ट्रायोड का क्या किया? डिस्कवरी किया। उन्होंने वैक्यूम ट्रायोड का क्या किया? डिस्कवरी किया। मतलब कि 1906 में ए साइंटिस्ट हुज नेम वाज व्हाट? ली डी फॉरेस्ट, he had invented what? वैक्यूम ट्रायोड। वैक्यूम डायोड के बाद क्या डिस्कवरी हुआ? वैक्यूम ट्रायोड। और वैक्यूम ट्रायोड का डिस्कवरी हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। ये वैक्यूम ट्रायोड क्या काम करता था? तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को करता था। हम लास्ट क्लास में यूजेस में देखे एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है। तो एम्प्लीफिकेशन करना शुरू कर दिया, मतलब कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना इसने शुरू कर दिया। कौन से डिवाइस ने? तो वैक्यूम ट्रायोड ने। और कब ये बना था? 1906 में। किसने बनाया था? तो ली डी फॉरेस्ट ने। इसके बनने के बाद बहुत सारे अदर जो हमारे वैक्यूम और गैस ट्यूब डायोड बनना शुरू हो गए। इसके बनने के बाद हम लोग बहुत सारे अदर वैक्यूम और गैस ट्यूब डिवाइस को बनाना शुरू किए, जिसका नाम था टेट्रोड, पेंटोड, फेंट्रोन एंड थैरेट्रोन। ये सारे डिवाइस वैक्यूम ट्रायोड बनने के बाद धीरे धीरे फिर से बनना शुरू हो गए, इसको भी आगे बनाना शुरू। तो ये जो चीज बनना, जिसमें हमने वैक्यूम ट्रायोड बनाया, टेट्रोड बनाया, पेंटोड बनाया, ये सारे एक मेजर आउटब्रेक हुए किसमें? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, क्योंकि ये सारे डिवाइस कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम करता था। हम सबसे इंपॉर्टेंट काम बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम करता था वो क्या था? एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये पूरे अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या काम था? तो एम्प्लीफिकेशन। और भी काम है,
रेक्टिफिकेशन है, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। ये सारे चीज़ हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसने शुरू किया, इस कारण से हम लोग कह रहे हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अकर्ड इन 1906। तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहें तो हमको एक पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि वैक्यूम ट्यूब डायोड क्या होता है। ये बाकी ट्रायोड, पेंटोड, ठीक है, टेट्रोड, ये सारी चीज हमें बहुत ज्यादा जानना नहीं है। हमें थोड़ा सा जानना किसके बारे में है, तो हमें थोड़ा सा जानना है वैक्यूम ट्यूब डायोड के बारे में। तो वैक्यूम ट्यूब डायोड क्या था, जो 1906 में जे.एफ. फ्लेमिंग ने बनाया था, ये क्या था। तो वैक्यूम ट्यूब डायोड सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया गया था। ये एक ग्लास का ट्यूब था और उस ग्लास ट्यूब के अंदर में हमने एक फिलामेंट लगाया था और फिलामेंट को हम लोग क्या करते थे, जो कि कैथोड के तरह काम करता था। फिलामेंट जो कि कैथोड की तरह काम करता था, इस कैथोड को हम लोग एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा करके हीट करते थे, जिससे होता क्या था कि उस कैथोड से इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता था और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था, तो दूसरे प्लेट पे, और दूसरे प्लेट को हम लोग क्या बनाते थे, एनोड बनाते थे। तो हम लोग एक छोटा सा स्टडी करेंगे, इन सब के बाद हम लोग एक छोटा सा स्टडी करेंगे। उस स्टडी में हम आपको वैक्यूम ट्यूब डायोड के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आपको ये बात जानना है कि जो वैक्यूम ट्यूब डायोड सबसे पहले बनाया गया था, उस वैक्यूम ट्यूब डायोड का यूज हम लोग बहुत समय तक किए। मतलब बहुत समय तक किए कहने का मतलब है कि हम लोग 1945, 46, 47 तक हम लोग वैक्यूम ट्यूब डायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इन सब का यूज किए। लेकिन 1948 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा आउटब्रेक हुआ। वो आउटब्रेक क्या हुआ, तो 3 साइंटिस्ट के द्वारा एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इन्वेंशन किया गया एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिस्टर। इसको ट्रांजिस्टर नाम दिया गया। ठीक है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1948 में कौन कौन से साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी की, जिसके कारण से उनको इन द फील्ड ऑफ व्हाट, फिजिक्स के फील्ड में उनको नोबेल प्राइज भी मिला, तीनों को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आउटब्रेक था इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। और 1948 के बाद हम लोग वैक्यूम ट्यूब डायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इन सबको बहुत ही जगह पे रिप्लेस करके इस ट्रांजिस्टर को हम लोग ले आए। अभी भी हम लोग मोर जनरली बहुत सारे एप्लीकेशन में ट्रांजिस्टर का ही यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर वैक्यूम ट्यूब का भी यूज होता है, ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर 1948 में किसके द्वारा क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको रब करके बाकी जो भी हिस्ट्री बचा होगा उसको लिख देते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो हमने आपको बताया जैसा कि वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स अकर्ड इन 1948 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या डेवलपमेंट हुआ, तो एक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ बाय जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले। 3 साइंटिस्ट थे, जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटन एंड विलियम शॉकले, एट बेल लेबोरेटरी इन यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में एक लेबोरेटरी हुआ करता था जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हुआ करता था। डेवलपमेंट कहने का मतलब रिसर्च हुआ करता था, जिसका नाम है बेल लेबोरेटरी, जिसको हम लोग एटी बेल लेबोरेटरी भी बोलते हैं। आज भी वो वहां पे है। ठीक है, ये अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है फ्लोरिडा में ये उनका लैब हुआ करता था, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च वर्क हुआ करता था। तो वहीं के 3 साइंटिस्ट ने 1948 में एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाया, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम रखा गया ट्रांजिस्टर। आगे हम ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर बनाए गए। तो ये ट्रांजिस्टर का बनना इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ही बड़ा आविष्कार माना गया, जिसके कारण से उनको 1956 अप्रोक्सीमेटली में
नोबेल प्राइज भी तीनों को दिया गया इन द एरिया ऑफ व्हाट, फिजिक्स। साइंस के फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला इसी ट्रांजिस्टर के आविष्कार में, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जब हुआ तो लोग के पास में जब ये ट्रांजिस्टर गया, जब लोग इसको यूज किए तो उन्होंने देखा कि ये एक ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा काम करता है एक ही ट्रांजिस्टर। हर कंडीशन, अलग अलग कंडीशन पर ये डिफरेंट डिफरेंट काम करने लगता है। ये एक मल्टीपर्पज डिवाइस हो गया। कभी ये स्विच की तरह काम करने लगा, कभी ये एम्पलीफायर की तरह काम करने लगा, कभी ये ऑसिलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा ये काम करने लगा, इसलिए इसको बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक्स माना गया। ट्रांजिस्टर के बनने के बाद ट्रांजिस्टर पर बेस्ड ही बहुत सारे अदर डिवाइस भी बनने लगे, जैसे हमारा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बाद डायोड्स बनने लगा, पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हम लोग आगे बहुत सारे डायोड के बारे में, जेनर डायोड के बारे में, उसके बाद टनल डायोड के बारे में, ये सारे डिवाइस बनने गए। तो ये ट्रांजिस्टर और जो बाद में डिवाइस बने, इन सारे डिवाइस ने मिल करके वैक्यूम ट्यूब डिवाइस जो था, वैक्यूम ट्यूब डिवाइस कौन कौन था, तो वैक्यूम ट्यूब डायोड था, वैक्यूम ट्यूब टेट्रोड था, पेंटोड था, इन सबको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। इन सबको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। मतलब ये ट्रांजिस्टर और बहुत सारे अदर सेमीकंडक्टर डिवाइस, इन्होंने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब डिवाइस को रिप्लेस कर दिया। अब ये वैक्यूम ट्यूब डिवाइस को क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब डिवाइस में बहुत सारे डिमेरिट्स थे। डिमेरिट्स क्या था, सबसे पहले तो उसका साइज बहुत बड़ा था, क्योंकि हम लोग एक ग्लास ट्यूब में उसको पैक करते, बहुत बड़ा साइज था। दूसरा क्या था, उसकी इफिशियंसी काफ़ी पुअर थी। इफिशियंसी उसकी इसलिए पुअर थी कि अगर आप एक वैक्यूम ट्यूब डायोड को बनाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। और फिलामेंट जो कि कैथोड के तरह काम करता है, और जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे तब तक वो फिलामेंट गर्म नहीं होगा, और गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट का जनरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए वैक्यूम ट्यूब डायोड्स का यूज जो है वो इफिशियंसी को क्या करता था, पुअर, क्योंकि उसको ऑन होने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। आप इसका सीधा सा एक एग्जांपल ले लो, आपको नहीं पता होगा, आपने नहीं देखा हो, क्योंकि अब तो मॉडर्न एरा में बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट हो गए हैं, तो बहुत सारा चीज़ हमारे पास एडवांस चीज़ आ गया है। पहले आप 30 to 35 ईयर बैक का आप टेलीविज़न देखो, जो बॉक्स वाला टेलीविज़न हुआ करता था, उस टेलीविज़न को आप अगर कहीं आपको देखने का मौका मिले तो देखना। उसमें क्या डिमेरिट्स थी, उसमें था कि उस टेलीविज़न को ऑन करने के लिए हम आपको अगर कहीं आपको देखने का मौका मिले तो देखना। उसमें क्या डिमेरिट्स थी, उसमें था कि उस टेलीविज़न को ऑन करने के लिए हमको 1 घंटा पहले ही उसके अंदर क्या करना पड़ता था, स्विच दे देना पड़ता था। स्विच दे दिया और वो धीरे धीरे ऑन होने लगता था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। वैक्यूम ट्यूब से जब तक उसका फिलामेंट हीटेड नहीं होगा तब तक उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो वो पिक्चर ट्यूब के ऊपर सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और पिक्चर ट्यूब के ऊपर सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो लाइट नहीं जनरेट होगा, तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए पहले के ज़माने में 40 साल पहले, 30-35-40 साल पहले, जब बहुत उस समय इंडिया में बहुत सीमित टेलीविज़न कहीं कहीं हुआ करता था, उस टेलीविज़न में यही डिमेरिट्स था कि लोगों को अगर टीवी को चालू करना पड़ता था तो 1 घंटा पहले ही स्विच को ऑन करके छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहिए, धीरे धीरे वो पिक्चर ट्यूब गर्म, हम लोग बोलते थे, मतलब पहले के लोग बोलते थे कि पिक्चर ट्यूब जब तक गर्म नहीं होगा तब तक उसके अंदर लाइट नहीं आएगा। मतलब गर्म होने का क्या मतलब, वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो फिलामेंट लगा होगा वो फिलामेंट जब तक गर्म नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा पिक्चर ट्यूब के ऊपर, और सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसके ऊपर लाइट नहीं आएगा तो हम पिक्चर नहीं देख पाएंगे। तो सबसे इसका डिमेरिट्स क्या था कि इसका साइज बड़ा होता था, इसके अंदर हमारा क्या होता था कि इसके अंदर फिलामेंट लगा होता था, फिलामेंट को गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या था, वेट उसका ज़्यादा होता था, वेट ज़्यादा होता था उसका, ठीक है। चौथा, उसको कैरी करने में हमें दिक्कत होती थी, ठीक है। और पांचवा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज वो क्या करता था, यूटिलाइज करता था, बहुत ज़्यादा पावर वो
एक्सट्रैक्ट करता था, ज़्यादा वोल्टेज की हमको रिक्वायरमेंट होती थी, ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता था। ठीक है, तो ये सारे डिमेरिट्स थे किसमें, तो वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जिसमें डायोड आ गया, वैक्यूम ट्यूब डायोड आ गया, वैक्यूम ट्यूब टेट्रोड आ गया, पेंटोड आ गया, मतलब इसका नाम चेंज होता गया। टर्मिनल, जैसे अगर 2 टर्मिनल है तो डायोड, 3 टर्मिनल है तो टेट्रोड, 4 टर्मिनल है, 5 टर्मिनल, इसी तरह से ये बनता गया। तो ये इसकी डिमेरिट्स थी। इसी डिमेरिट्स के कारण हम लोग उसको रिप्लेस करके और मैक्सिमम जगह पर किस चीज़ को ले आए, तो ट्रांजिस्टर को ले आए, और ट्रांजिस्टर के साथ साथ बहुत सारे पीएन जंक्शन डिवाइस को ले आए। अब इनका एडवांटेज क्या था ट्रांजिस्टर का, इनका साइज छोटा था, वेट कम था इसका, इजिली वी कैन टेक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा सकते थे। जबकि वैक्यूम ट्यूब में वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर उसको ले जाते तो हमको ध्यान रखना पड़ता कि कहीं फिलामेंट टूट ना जाए। ठीक है, ये कहीं भी एडजस्ट कर सकता था क्योंकि इसकी साइज क्या थी, बहुत ही कम थी। तो ये सारे एडवांटेज थे किसमें, तो ट्रांजिस्टर में और अदर पीएन जंक्शन डिवाइस में, जिसके कारण से हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब को फुल्ली रिप्लेस कर दिया। लेकिन आज भी कहीं कहीं पर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता है। हम लोग 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में देखेंगे कि अभी भी कहीं कहीं वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता है, जहाँ पे हमको लार्ज एम्पलीफिकेशन, लार्ज वोल्टेज गेन हमको चाहिए, लार्ज वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन चाहिए, वहाँ पे हम लोग अभी भी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखें तो 90 to 95% जगह पर ये वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस कर दिया, तो ये ट्रांजिस्टर एंड अदर what semiconductor devices which is known as what unijunction transistor, diodes etc। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ 1948 में। अब 1948 के बाद 1960s में 1960 में क्या हुआ, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या हुआ, डिजाइन हुआ। इस इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या मतलब है, ये क्या है, एक सिलिकॉन का वेफर होता है, वेफर कहने का मतलब प्लेट। उस सिलिकॉन प्लेट के ऊपर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्या किया, सोल्डर कर दिया, माउंट कर दिया, और वहां से हमने आईसी का जनरेशन किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड मतलब कि एक पर्टिकुलर सरफेस पर, प्लेट पर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को उसको ऊपर लगा दिए। हमने ट्रांजिस्टर भी लगा दिया, हमने उसमें डायोड्स भी लगा दिया, हमने उसमें रसिस्टर भी लगा दिया, हमने कैपेसिटर भी लगा दिया, हमने इंडक्टर भी लगा दिया। तो बहुत सारे कंपोनेंट को हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर सिलिकॉन वेफर के प्लेट के ऊपर क्या किया, सोल्डर कर दिया, उस पर फिक्स कर दिया, और इसी प्लेट को इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दिया गया। दिस इज व्हाट इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट कब, 1960s में ये इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या किया गया, डेवलप किया गया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे कंपोनेंट एक जगह पर आ गए, इंटीग्रेट हो गए, मतलब कि सारे छोटे छोटे कंपोनेंट को हमने मिला के इंटीग्रेट कर दिया एक सर्किट पे, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट धीरे धीरे डेवलप होता गया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज ऑन द सिलिकॉन वेफर। जब कम कंपोनेंट यूज हुए तो उसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोला गया। जब हम उसकी संख्या बढ़ा दिए कंपोनेंट की तो उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोला गया। जब हम उसको और बढ़ा दिए तो उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला गया। मतलब कि अप टू 1000 तक अगर हमने यूज किया तो उसको 1000 to 10,000 यूज किया तो हमने उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला। और जब हमने उसमें बहुत सारा हजार के टर्म में 10,000 मोर देन उसके ऊपर कंपोनेंट लगाना शुरू किया तो हमने उसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको VLSI डिजाइन बोलते हैं, ये हमने यूज किया। ठीक है, और आज भी हम VLSI से ऊपर तक चले गए हैं, और भी उससे ज्यादा एक छोटे से प्लेट के ऊपर, सिलिकॉन वेफर प्लेट के ऊपर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स का क्या करने लगे, यूज करने लगे। ठीक है, आप मोबाइल का मदरबोर्ड निकाल के देखो, कंप्यूटर का मदरबोर्ड निकाल के देखो, इतना बड़ा मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर डिफरेंट नंबर ऑफ बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। बहुत सारे इसमें रसिस्टर आपको मिलेंगे, कैपेसिटर मिलेंगे, इंडक्टर मिलेंगे, ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे,
ठीक है, एम्पलीफायर के रूप में आपको मिलेंगे, उस पर क्रिस्टल ऑसिलेटर्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हमने एक पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर ला के डाल दिया, जिसका नाम हमने आईसी दिया। और ये आईसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आईसी, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल एंड वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, अब तो हम लोग अल्ट्रा लार्ज स्केल के ऊपर जा रहे हैं। तो 1960s में क्या हुआ, आईसीस का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और यही आईसीस का डेवलपमेंट करने के बाद हम लोग इसी आईसीस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या करते गए, लेते गए। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री में क्या हुआ, काफी कुछ क्लियर हुआ। हम लोग इस बात को यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, हम मेंशन भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि in 1960s there was development of integrated circuit, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, आईसी। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा कौन कौन सा, अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट यूज, उसके ऊपर कितने कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एसएसआई, उसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एमएसआई, उसके बाद लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई, और उसके बाद हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई। आपको पता होना चाहिए कि वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन जाता है जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमटेक करते हैं। एमटेक में एक सब्जेक्ट है वीएलएसआई डिजाइन, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 1960s में क्या हुआ, आईसी का डेवलपमेंट हुआ, और वही आईसीस को धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, तो उसमें पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एसएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एमएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप लोग लिख सकते हैं। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, आईसी बोल सकते हैं, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड आईसी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसी। ठीक है, और लास्ट वाले को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसी। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑन सिलिकॉन प्लेट, सिलिकॉन का जो हम लोग प्लेट यूज कर रहे हैं, वेफर, जिसको WAFER वेफर बोला है, उसके ऊपर कंपोनेंट की संख्या को काउंट करके हमने ये कैटेगरी बना दी। और अभी हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो यूज कर ही रहे हैं, और आगे हम लोग और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आप देख रहे हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में वेरी आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए, जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देखिए CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, इन सब में जो कंट्रोलिंग पैनल है, वहाँ के मदरबोर्ड को आप निकाल के देखेंगे तो बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स लगे होंगे। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चल गया कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ों का क्या हुआ, डेवलपमेंट कब कब हुआ, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसमें हमने आपको बताया कि सबसे पहले किस चीज का आविष्कार हुआ था, तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब डिवाइस का आविष्कार हुआ था, जिसमें डायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इन सब का। उसके बाद फिर किस चीज का डेवलपमेंट हुआ, तो ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ। ट्रांजिस्टर के डेवलपमेंट होने के बाद बहुत सारे PN जंक्शन डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ। PN जंक्शन डिवाइस का डेवलपमेंट होने के बाद फिर ICs का फॉर्मेशन हुआ, और ये PN जंक्शन डिवाइस और ट्रांजिस्टर ने मिल करके वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब डायोड में बहुत सारे डिमेरिट्स थे। क्या क्या डिमेरिट्स था, तो सबसे पहले उसका साइज बड़ा था,
ठीक है ना, उसकी इफिशियंसी पुअर थी, और क्या था वो हमारा क्या था, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता था, वोल्टेज ज़्यादा वो लेता था, पावर ज़्यादा वो यूटिलाइज करता था, ये सारे उसमें डिमेरिट्स थे। ट्रांजिस्टर और डिफरेंट पीएन जंक्शन डिवाइस का एडवांटेज था, क्या एडवांटेज था, तो वो लेस साइज का हुआ करता था, पोर्टेबल था वो, ठीक है, कहीं भी हम उसको माउंट कर सकते थे, कहीं भी उसको लगा सकते थे। तो ये सारे क्या थे, हमारे हिस्ट्री के अंदर से निकल के आए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्ट्री के अंदर से निकल के आए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक ब्रीफ स्टडी था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में अपने बेसिक लेक्चर 3 पे चलेंगे। वहाँ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करने के बाद हम लोग आगे जस्ट स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहाँ से हमारा जो मेन कंसेप्चुअल, ये सब तो थियोरिटिकल एस्पेक्ट था, वहाँ से कंसेप्चुअल चीज़ें शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं। थैंक यू।